हाथ खत्म कर लो आप, हम लोग शुरू करते हैं यार। देखो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ना, और आज जो पढ़ने वाले हैं गैस इन लिक्विड के बारे में बात करने वाले हैं। आते जाओ, आज जो हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और ये आपका वीवीआई है, यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल्स भी आएगा और थ्योरी दोनों आएगा। और इसी में जो ये बताया गया था ना कि कितना गैस घुलेगा कितने पानी या कितने सॉल्वेंट में, वो कौन बताया था? हेनरी नाम का साइंटिस्ट है, उसने बताया था कि कितना मास ऑफ गैस डिसॉल्व होगा कितने मास ऑफ सॉल्वेंट में। यहाँ पे सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा बताओ? सॉल्यूट जो होगा वो गैस होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो आपका होगा लिक्विड। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस देख रहे हैं ना, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक या फिर बियर का बॉटल में भी आपका CO2 गैस डाला जाता है, ठीक है? तो वहां पे आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेनरी लॉ का, क्योंकि वहां पे गैस है ना, CO2 तो गैस है, और जो भी लिक्विड का फॉर्म है, पानी है या फिर सोडा वाटर है, तो वो क्या है? लिक्विड का फॉर्म है। तो देखिए इसका बात करते हैं। देखो ये क्या बताया था, सिंपल से एक चीज बताया था, प्रेशर जान रहे हैं ना, ये छोटा सा चीज है, देखिए ये आराम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई लिक्विड है, ये जो दिख रहा है ना ये लिक्विड है, और अभी यहाँ पे गैस कोई रखा हुआ है, गैस, ये जो व्हाइट व्हाइट, कुछ मास डिसॉल्व भी होगा, कुछ गैस पानी में घुला हुआ भी होगा, ठीक है? यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि देखिए ये वेट लगा रहे हैं, एक बॉक्स लगाया हुआ जिसका वेट W1 है, प्रेशर इसी से ना। अब इसको और वेट बढ़ाएंगे तो ये ढक्कन या पिस्टन बोलते हैं इसको, इस ढक्कन को ही कहते हैं मूवेबल पिस्टन। ढक्कन का ही इंग्लिश में नाम है पिस्टन, और मूव कर सकता है तो इसलिए नाम हो गया मूवेबल पिस्टन। तो पा रहे हैं, इसको प्रेशराइज करेंगे तो ये नीचे ऊपर हो सकता है, ठीक है? अगर प्रेशराइज करेंगे तो ये धीरे धीरे नीचे भी जाएगा, और प्रेशर हटाएंगे तो ये ऊपर भी आएगा। तो यहाँ पे प्रेशर तो लग रहा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मास रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे देखिए ज्यादा मास रखा हुआ है, तो ज्यादा मास रखेगा तो यही ढक्कन और क्या होगा? और नीचे आएगा। और ये ढक्कन अगर और नीचे आएगा तो देखिए पहले अगर मान लीजिए कुछ गैस डिसॉल्व था, पहले मान लीजिए 7 दिख रहा है, तो अब यहाँ पे कुछ तो ऊपर होगा ही होगा, लेकिन इससे ज्यादा मास कहाँ डिसॉल्व होगा? नीचे की ओर, क्योंकि गैस को हम लोग ऊपर से प्रेशराइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? नीचे की ओर जा रहा है ना। ऊपर से अगर प्रेशराइज करेंगे तो यही वाला गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा। पहले कम डिसॉल्व था, देखो ना, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 समझाने के लिए, लेकिन अभी देखो ज्यादा डिसॉल्व होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसा कर सकते हैं ना। अरे जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा। अभी और प्रेशर लगाएंगे, इस ढक्कन को सोचो जरा, इमेजिन करो, इस ढक्कन को और नीचे लाएंगे तो और ज्यादा गैस घुलेगा ना। तो सिंपल सा बात कर रहा है कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाइएगा उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व को ही क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो ये हेनरी लॉ कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताया है, ये क्या बोला है? सॉल्युबिलिटी। अच्छा हमको तो डेफिनेशन लिखना भी पड़ेगा ना, तो हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं। हेनरी लॉ क्या बता रहा था, देखो सिर्फ पहले समझ लो फिर लिखवा देंगे। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किसके बारे में बात करेंगे? कौन घुल रहा है? गैस घुल रहा है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। जितना प्रेशर लगा रहे होंगे ना, वो सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर एक वेट लगाएं तो कुछ मास डिसॉल्व हुआ, यहाँ पे 3 वेट लगाएं तो ज्यादा मास डिसॉल्व हुआ, अगर और ज्यादा वेट लगाएंगे तो और ज्यादा मास डिसॉल्व होगा। जितना ज्यादा प्रेशराइज करेंगे उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होते जाएगा। वही देखना कार्बोनेटेड बेवरेजेस में भी क्या होता है? प्रेशर डाल के गैस को डाला जाता है, ठीक है? जैसे अभी भी तो यहाँ पे CO2 गैस है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे वो ग्लास ले आए, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे पानी है। सोडा वाटर में कुछ नहीं होता है, पानी रहता है और CO2 गैस रहता है। सोडा वाटर अगर जानते हैं तो CO2 गैस रहता है, यहाँ पे तो CO2 है ना यार। तो देखो अभी तो ढेर सारा CO2 गैस है, क्या हम ऐसे से मुट्ठी से पकड़ के डाल सकते हैं क्या? नहीं, उतना प्रेशराइज हम बना भी नहीं पा रहे, और ये ढक्कन खुला हुआ तो निकल भी जा रहा होगा। तो प्रेशर बनाने के लिए आपका रहता है, सेटअप रहता है। जैसे हम लोग हवा भरते हैं ना, बाइक टायर चाहे कहीं पे भी साइकिल में हवा भरते हैं, तो भी क्या करता है? प्रेशर के फॉर्म में भरते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करता है आपका, यहाँ पे क्या करेगा? पूरा ढक्कन क्लोज रहेगा, बस थोड़ा सा होल रहता है जिससे क्या हो जाए, क्या जा सके आपका? एयर जा सके, कुछ एयर जा सके। सॉरी यार, एक गंदा कर रहे हैं, कुछ एयर जा सके। तो यहाँ पे छोटा सा होल रहता है जिसकी वजह से क्या करे? प्रेशर करके क्या करते हैं हम लोग? CO2 गैस को इंजेक्ट करते हैं। सोडा जो बनाता है यार, सोडा वाटर अगर ठेला वाला भी बनाता है तो देखना रहता है, तो वो भी आराम से डाल देता है, बॉटल में रहता है। चाहे आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक को अगर खोलते हैं तो करके एक आवाज आता है, ठीक है? वो आता है CO2 गैस करके निकलने का। और देखेंगे तो यहाँ पे बबल्स रहता है, तो बबल्स बेसिकली कुछ और नहीं है, CO2 गैस है। तो ये सब क्या चीज का एप्लीकेशन है? हेनरी लॉ का ही एप्लीकेशन है, ठीक है? जितना भी आप स्वाद ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की सबका, तो वहां पे हेनरी लॉ को ही लगा के भरा गया है। प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाइएगा उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा। वही चीज को इंग्लिश में लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कर सकते हैं या दिक्कत है इसमें? पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आएंगे। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, साथ साथ लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? solubility of
gas in liquid is directly proportional to pressure of gas, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। और यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम हेनरी लॉ, डायग्राम बना लीजिएगा, फ्रॉम हेनरीज लॉ, इतना लिखो फिर और आगे बात करते हैं। डायग्राम बना लेना है, थोड़ा बहुत याद है तो रौनक बताओ भाई, सॉल्यूट को हम लोग किससे डिनोट करते थे, याद है? सॉल्यूट को जो डिनोट करते थे वो किससे डिनोट करते थे? हाँ वेरी गुड यार, सॉल्यूट को जो डिनोट करते थे हम लोग 2 से डिनोट करते थे, ठीक है, और सॉल्वेंट को डिनोट करते थे वो 1 से डिनोट करते थे। कुछ बुक्स में आपको ना सॉल्यूट को दिखा देगा बी से भी, ठीक है, बी से, बी बोले 2 बोले सेम बात है, और इसको डिनोट करेगा ए से, तो कहीं ए मिल जाए तो समझेंगे सॉल्वेंट है, 1 मिले तो भी सॉल्वेंट है, 2 या फिर बी मिले तो समझेंगे सॉल्यूट है। हाँ नोटेशन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो बुक्स में दिया रहेगा ना वो ऐसा ही दिया रहता है। मानने को आप 1 को सॉल्यूट भी मान सकते हैं, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है या मैक्सिमम बुक्स में वो 1 और या ए करके बोलता है सॉल्वेंट को, और 2 या बी को कहता है सॉल्यूट को, जस्ट नोटेशन है। अच्छा सॉल्युबिलिटी एप्लीकेबल किसके लिए हो रहा है बताना जरा, सॉल्युबल यहाँ पे कौन हो रहा है, गैस ही हो रहा है, तो गैस बेसिकली यहाँ पे गैस को क्या बोल सकते हैं बताओ, ये 2 है ना क्योंकि सॉल्यूट है, ठीक है। और प्रेशर भी जो लगा रहे हैं, प्रेशर भी लग किस पे रहा है, देखिए जरा किस पे लग रहा है, गैस पे ही लग रहा है, तो जो प्रेशर का ही बात करेंगे तो वो गैस के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम स्टेटमेंट अभी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दोनों एक ही बात है। ज्यादा गैस घुल रहा है यानी ज्यादा प्रेशर लग रहा है, या उल्टा बोल दीजिएगा ज्यादा घुला है यानी ज्यादा प्रेशर लगा है, दोनों में से कुछ भी बोलिए, दोनों का सेम बात है। जरा देखिए अब सॉल्युबिलिटी को ना 2 टर्म में मेजर किया गया है, जो आपको बुक में जो न्यूमेरिकल्स मिलेगा ना वो 2 टर्म में, तो हम लोग दोनों के एक करके देखेंगे। सॉल्युबिलिटी का मतलब कितना घुल रहा है, तो घुलने का मतलब क्या क्या किसके टर्म से बात कर सकते हैं, एक तो मास के टर्म में बात कर सकते हैं, देखो रौनक किधर यार, और तुम भी अनुराग, एक है आपको मास के टर्म में पढ़ना है, ठीक है, और एक है आपको मोल फ्रैक्शन के टर्म में पढ़ना है, दोनों को हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे, बहुत आसान सा है। अरे घुलना मतलब कितना मास घुल रहा है वही बोल रहा है, या तो फिर कितना मोल फ्रैक्शन घुल रहा है, दोनों का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। इफ solubility is taken in terms of mole fraction, पहले मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात कर लेते हैं, in terms of mole fraction। देखो बहुत आसान सा, तो प्रेशर किस पे लग रहा था, गैस पे ही, तो क्या लिखेंगे देखो जरा, P तो लिख सकते हैं पर जो दिखेगा आपको P2 बोल दे रहे हैं, मतलब समझ में आ जाएगा किस पे लग रहा है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट या प्रेशर ऑफ गैस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह ये लिख देंगे। सॉल्युबिलिटी को किसके टर्म से मेजर कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। अब मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते थे काई या फिर आप एक्स बोलिए। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्युबल कौन हो रहा है बताओ, पानी थोड़ी सॉल्युबल हो रहा था, कौन सॉल्युबल होता है, गैस, तो यहाँ पे एक्स के लिए क्या लिख देंगे, सबस्क्रिप्ट में 2। अब ये 2 का मतलब समझ में आ रहा होगा, प्रेशर किसके लिए, सॉल्यूट का, और मोल फ्रैक्शन भी किसका है, सॉल्यूट का। कर सकते हैं यहाँ तक। अब इसी को थोड़ा सा आगे और ले जाते हैं, तो P2 की जगह P2 रहेगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल टू लगा सकते हैं, और इसके लिए कांस्टेंट आता है जिसको जनरली K से डिनोट करते हैं, बट हेनरी ने डिस्कवर किया था तो यहाँ पे इसने अपना H छोड़ दिया, ठीक है, KH कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट इसको कहते हैं, और X2 की जगह क्या आ जाएगा, X2 ही आ जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे और बात करते हैं। P2 को हम लोग बोल देंगे प्रेशर ऑफ गैस, X2 को कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और KH को कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज। अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यू मिलेगा KH का, वो दिया रहेगा, गिवन रहेगा। हाँ ये किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में बता देते हैं। कोई पूछेगा KH किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो याद रखेंगे, बता भी देते हैं आपको। KH डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, KH जो हेनरीज कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, और डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कंपोनेंट पे, कैसा कंपोनेंट है, अलग अलग गैसेस का अलग अलग आ जाएगा नेचर ऑफ कंपोनेंट, गैसेस बोलिए या फिर लिक्विड बोल लीजिए, नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, इसलिए मैं कंपोनेंट्स लिख रहा हूं, गैस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। 2 चीज पर डिपेंड करेगा, ये वो नेचर ऑफ कंपोनेंट्स पे और दूसरा है टेम्परेचर पे।
हाँ कंपोनेंट्स, इससे दुनिया भर का न्यूमेरिकल्स आएगा। कुछ कुछ में मोल फ्रैक्शन देगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और नहीं देगा तो कभी कभी मोल्स के टर्म में देता है, तो उसके लिए भी बताते हैं। देखो P2 बराबर KH इंटू X2, ये लिख चुके थे हम। X2 का हम लोग पढ़े हैं ना फॉर्मूला, थोड़ा देखिएगा जरा। सिंस X2 यहाँ पे तो दो ही चीज था, तो इसको क्या लिखेंगे, N2 बाई NT या N1 प्लस N2 लिख सकते हैं। अरे मोल फ्रैक्शन तो पढ़ चुके हैं ना, जिसका लेते हैं उसका मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। यहाँ पे टोटल मोल्स क्या क्या आएगा बताओ, N1 प्लस N2, N2 बाई N1 प्लस N2। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला डालना चाहिए, लेकिन इससे डालेंगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन बनेगा। तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए क्या किया गया वो देखिए। ये अभी हम कर रहे हैं मान के, लेकिन हमेशा तुमको यही काम करना होगा। देखिए क्या गैस बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो रहा होगा क्या, नहीं, थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो रहा होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, इफ गैस इज वेरी लिटिल डिसॉल्व, अगर गैस बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व होगा, यानी इसका मतलब है कि N2 का वैल्यू बहुत कम होगा, किससे, N1 से। N2 का मतलब समझ पा रहे हैं ना, सॉल्यूट कम डिसॉल्व होगा। अगर मास कम होगा तो मोल्स भी कम होगा, और मोल्स कम होगा यानी N2 का वैल्यू बहुत कम होगा N1 से। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हम लोग अप्रोक्सीमेशन इतना पढ़े हैं कि N1 प्लस N2, ये वाला वैल्यू बहुत बड़ा है और ये वाला वैल्यू बहुत छोटा है। ऐसा समझिए 1000 में हम जोड़ रहे हैं 0.1, तो जोड़िए या ना जोड़िए, इसको मोल के क्या बोलेंगे, हजार ही बोलेंगे, कह सकते हैं ना। ये देखिए N1 है, N1 का वैल्यू मान लीजिए 1000 है, N2 का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, बट उसका वैल्यू नेग्लिजिबल के अप्रॉक्स है, तो ये N1 प्लस N2 कुछ और नहीं होगा, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा N1 का। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा N1 का, और कुछ नहीं करना है। कर सकते हैं ना यहाँ तक। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपका इजी होगा। अब N1 प्लस N2 के ना लिखना पड़ेगा हमको, सिर्फ क्या लिख देंगे, N1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं। X2 के लिए हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखते चलना, अब लिखने के लिए समय मिलेगा। N2 बाई क्या लिख देंगे, N1, क्योंकि N1 प्लस N2 का वैल्यू हर जगह यही आएगा, जितना भी न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है NCERT या जितना भी क्वेश्चंस में आता है। करने को तो ऐसा जाना चाहिए, लेकिन उससे बहुत लेंदी कैलकुलेशन फंसेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम उतना लेंदी नहीं फंसेंगे। N2 बाई N1 प्लस N2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N1 लिख सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेशन मान के। कोई बच्चा N2 लिएगा भी तब भी आंसर वही आएगा। अगर आप N2 को छोड़ दिए तो मान लीजिए जो आंसर आ रहा है 10.1 आ रहा है, और जो बच्चा लिया है उसका आंसर आ रहा है मान लीजिए 10.2, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो उतना ज्यादा हम लोग जाएंगे नहीं कैलकुलेशन। देखो भाई X2 था, N2 बाई N1 तो लिख सकते हैं, एक तो कहीं कहीं मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो देखो X2 का वैल्यू तो लिख ही चुके हैं, तो एक अलग अलग फॉर्मूला यूज करना होगा, करते जाना भाई। P2 बराबर, अब आप डायरेक्ट यूज करिएगा KH इंटू N2 बाई N1। ये फॉर्मूला आपको बहुत बार यूज करेंगे। इसको और थोड़ा छोटा बना सकते हैं, कैसे, देखो ऐसा कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई मोलर मास, कह सकते हैं ना, मास बाई मोलर मास। तो वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बोर्ड पे देखिए। KH N2 की जगह क्या लिखेंगे, मास को हम लोग लिखते हैं W से, तो मास ऑफ 2 बाई मोलर मास ऑफ 2, मास बाई मोलर मास। N1 के लिए भी क्या लिखेंगे बताओ, W1 बाई M1, 4 वाला है तो ऊपर को नीचे के साथ, बीच को बीच के साथ। तो इसको सॉल्व करिएगा तो P2 बराबर KH W2 M1 बाई W1 M2। देख लो वही चीज है, बस समझ पा रहे हैं ना। तो इतना सा फॉर्मूला में से कहीं से भी कुछ भी यूज करके आप अपना निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन देगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, मोल्स देगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और अगर कहीं मास देगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। सब एक ही है, इसको नोट कर लो। मास वाला बस जो जो दिया रहेगा आपको कुछ दिमाग वहां पे नहीं लगाना होगा। एक मास के टर्म में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हम लोग पढ़ लिए ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में, एक और पढ़ लेते हैं मास के टर्म में, ताकि आपको वहां पे कुछ कंफ्यूजन ना रहे। देखिए दूसरा केस है जिसको लिख सकते हैं, इफ सॉल्युबिलिटी इज टेकन इन टर्म ऑफ मास M2 इक्वल टू Kp2। यानी इसको लिख सकते हैं ऐसा, देखो जरा, सॉल्युबिलिटी, अच्छा ये कहां से लिख रहे हैं, तो हेनरी लॉ से लिख रहे हैं, फ्रॉम हेनरीज लॉ। ये पढ़े हैं, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कह सकते हैं ना, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, और देखिए सॉल्युबिलिटी को अब की बार किसके टर्म में मेजर करने वाले हैं हम लोग, मास के टर्म में। तो देखो इसको मास को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, W से। कुछ बुक्स में M के टर्म में भी लिख दिया है, पर M को हम लोग नहीं लिख रहे, हम लोग किसको मान के चल रहे हैं, W के फॉर्म में। तो W किसका, मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रेशर का, यानी P2 का। ठीक है, और इसी को लिख सकते हैं W2 बराबर, इसको भी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे आप इसको K भी लिख सकते हैं या फिर KH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। KH जनरली मोल फ्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे Kp2।
तो एक ये भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं, कहीं मास देगा तो डायरेक्टली इसके टर्म में भी चले जा सकते हैं। मास ऑफ गैस यहाँ पे लिख देते हैं, W2 क्या है, W2 है आपका मास ऑफ गैस, K है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और P2 को है प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, यही है फॉर्मूला में आपका, यही आएगा। ठीक है, एक है W2 बराबर KP2 और एक है क्या था, P2 बराबर KH इंटू X2। कर सकते हैं ना यहाँ तक। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से बताना क्या होगा भाई, सॉल्युबिलिटी घटेगा या बढ़ेगा। अरे बोल पे ध्यान दो, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तुम लोग सॉलिड को लेके सोच रहे हो, सॉलिड नहीं गैस के बारे में पढ़ रहे हैं ना यार, इतना तेज है नहीं। देखो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे इसको बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए बर्नर लगा हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा, अरे तो देखो क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि ज्यादा डिसॉल्व होगा, पर ज्यादा नहीं डिसॉल्व होगा। जितना भी ये गैसेस है ना, आपको पता होगा जो गैस गर्म होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है। जितना भी गैसेस गर्म होता है वो ऊपर की ओर बैठ जाता है। ठीक है, तो जैसे गर्म करिएगा ना, यहाँ पे जितना गैस यहाँ पे घुला हुआ भी है ना, वो सारा गैस यहाँ से निकलेगा और सारा का सारा गैसेस ऊपर बैठ जाएगा, और लिक्विड तो आपका यहीं पर रहेगा। तो क्या दोनों मिलेगा क्या, अरे जब दोनों मिलेगा ही नहीं तो क्या सॉल्युबल हो पाएगा क्या, नहीं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घटेगा। क्लियर है, टेम्परेचर जैसे बढ़ाइएगा सारा का सारा गैस यहाँ से निकल के सारा का सारा ऊपर बैठने लगेगा। तो गैस ऊपर है, गैस ऊपर है और ये लिक्विड नीचे है, क्या नहीं ना डिसॉल्व होगा यार, एक ऊपर एक नीचे, करीब आएगा तभी जाके डिसॉल्व होगा। तो ये करीब नहीं है भाई, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हेडिंग डाल के लिखिए, इफ, हाँ हेडिंग डालो पहले, if temperature increases then solubility of gas in liquid also decreases, इसलिए देखना जो भी आप पीते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस वो ठंडा रहता है, समझ पा रहे हैं ना, ठंडा रहता है ताकि ज्यादा गैस डिसॉल्व रह पाए। अगर खाली टेम्परेचर गर्म कर दीजिएगा ना तो मैक्सिमम गैस डिसॉल्व नहीं होगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, तो गर्म आएगा तो फिर वो सारा गैस निकल गया तो ज्यादा आएगा ही नहीं, गैस डिसॉल्व ही नहीं है। अरे कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते तो पूरा एकदम नेक तक उसका पूरी ना भरा रहता है, वो क्या होता है, अरे किसी और का बॉटल है, देखिए यहाँ पे इसको ये वाला पानी इतना ही दूर तक भरा हुआ है। अगर तुम्हारा ये बॉटल गर्म होगा, अरे सुनो, पानी अगर ये गर्म होगा तो सारा का सारा गैस, ऑलमोस्ट सारा गैस यहीं पे इकट्ठा हो गया। जैसे ही ढक्कन खोलिएगा वो सारा गैस निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे पानी रहेगा, कार्बोनेटेड गैसेस निकल गया है। वही अगर ठंडा कर देंगे, यही बॉटल को अगर ठंडा कर देंगे तो ये वाला गैस जो ऊपर था वो थोड़ा इसमें अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होता है, तो याद रखिएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है। ये लिखा हुआ रहेगा, ये आप जरूर से ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक चीज पूछ रहे हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सुनोगे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो KH पे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे बढ़ेगा या कैसे घटेगा वो बता सकते हो। हाँ डिपेंडेंट तो है, पर कैसे होगा वो पूछ रहा हूं, प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं। अभी जस्ट ऊपर वाला पॉइंट को अगर यूज करिएगा ना तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ये फॉर्मूला का एप्लीकेबल करके आप इसका आंसर कर सकते हैं, घटेगा या बढ़ेगा या क्यों घटेगा बढ़ेगा, इसका आंसर यहाँ से बता सकते हैं। प्रेशर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर देखो ध्यान से सुनो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो X2 का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। अरे सॉल्युबिलिटी इसी को कहते हैं, तो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू घट रहा है, पर इसको बराबर होना है ना P2 का। अगर एक टर्म घट रहा है तो इसको क्या होना होगा, बढ़ना होगा, क्योंकि ये बढ़ेगा और ये घटेगा तभी तो जाके बराबर होगा दोनों। क्लियर है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो कोई पूछे KH का वैल्यू क्या होगा तो याद रखिएगा ये भी बढ़ेगा, ये इस फॉर्मूला से आप आराम से बता सकते हैं। क्लियर है ना, अगर ये घट रहा है तो इसको बराबर ना होना, जैसे मान लीजिए ये वाला टर्म 10 है, ठीक है, ये वाला पहले था 5 और ये था 2। क्लियर है, तो 5 दूनी 10 अभी भी हो रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू घटा, तो मान लीजिए 2 हो रहा था तो अब ये हो गया 1, पर इसको तो 10 ही होना है, तो इसका वैल्यू को बढ़ना होगा ना, यानी इसको 10 ही होना होगा। तो देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो KH का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसका वैल्यू बता सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है,
और कुछ नहीं आ रहा तो ये वाला पॉइंट याद रखना है बस, और कुछ नहीं। टेम्परेचर बढ़ाइए KH का वैल्यू बढ़ेगा, यही है, टेम्परेचर में इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सॉल्युबिलिटी घटेगा, इसको सम अप करके क्या बोल सकते हैं, देखो जरा, अगर टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाइएगा तो KH का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और सॉल्युबिलिटी घटेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा, बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखना। T बढ़ेगा, KH बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। और ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन करके बना सकता है। हाँ देखिए, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इसका यूज कहाँ कहाँ है, डायरेक्ट आता है कुछ पॉइंट्स में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। पहला तो है पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक बनाने में, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, बेवरेजेस इसको पीने वाला पदार्थ को कहते हैं, कोई भी चीज जो पी रहे हैं उसको कह रहे हैं बेवरेजेस, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। अरे इसको पता होता है कितना गैस डिसॉल्व करना है, तो वो अपना हेनरी लॉ से बता सकते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, बेवरेजेस पीने वाला पदार्थ को कहते हैं, पीने वाला पदार्थ को कहते हैं बेवरेजेस। पानी को ही बोल सकते हैं, दारू को ही बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक को ही बोलेंगे, अरे जितना भी लिक्विड फॉर्म है उसको बोल सकते हैं। देखिए इसका और कहां कहां यूज है, देखिए कभी सुने हो, देखो जरा, जैसे अगर आप ऊपर की ओर जाते हैं, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बताओ अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या चीज, प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, प्रेशर घटते जाएगा, पता होना चाहिए आपको। क्यों घट रहा है, किसी को पता है? प्रेशर घटता है ना। हाँ तो घटता है, क्यों घटता है, हायर द ऑल्टीट्यूड लेसर द प्रेशर। क्यों ऐसा, देखो, अरे मान लीजिए ये पृथ्वी है, अरे पृथ्वी है ना, ये मान लीजिए आपका अर्थ है, इसके आसपास ही तो एटमॉस्फेयर है ना, और इसके आसपास एटमॉस्फेयर है, मतलब यहीं पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब यही है, तो जितना होगा वो इसके आसपास रहेंगे, तो हम लोगों के पास क्या लग रहा है, ज्यादा गैसेस अपना रहा सर के ऊपर लग रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो वहां पे तो कम गैसेस मिलेगा ना, समझ पा रहे हैं ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ढेर सारा गैस हमारे सर पे काम कर रहा है, ठीक है, बाइक से निकल रहा है CO2 गैस, वो भी तो हम लोगों को सर पे ही लग रहा है ना, प्रेशर बना रहा है। और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, देखना माउंट एवरेस्ट पे चले गए हैं तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, ठीक है, अरे प्रेशर घट जाएगा तो देखना वहां पे दिक्कत आता है, सांस उस लेने में भी दिक्कत आने लगेगा। क्यों आ रहा है दिक्कत, क्योंकि देखिए हमारे पास ऊपर अभी पढ़े थे ना, अगर प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, घटेगा, पढ़े थे ये स्टार्टिंग में यार, एक डब्बा लगाए थे तो कम प्रेशर था, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ज्यादा, तो प्रेशर अगर ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, घटेगा, यानी हमारा जो ऑक्सीजन जा रहा होगा बॉडी में वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, हमारे ब्लड के साथ अच्छे से मिल नहीं पाएगा। तो ऊपर जाते हैं तो देखिएगा ऊपर में तो ऐसे ऑक्सीजन कम है तो प्रेशर भी क्या लग रहा होगा, कम, और हमारे बॉडी में जितना प्रेशर लगना चाहिए जिससे गैस डिसॉल्व हो पाए, वो डिसॉल्व हो पाएगा क्या, नहीं डिसॉल्व हो पाएगा। तो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा तो हमारा बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर कोई ऊपर चला गया, एक मूवी भी आया था तो उसमें दिखा रहा था कि जैसे अगर ऊपर चले जाएंगे ना, और आपका अगर दिमाग में या प्रॉपर कहीं पे भी आपके बॉडी में अगर प्रॉपर ऑक्सीजन का मात्रा नहीं पहुंचेगा ना, तो आपका दिमाग या बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है दिमाग में, दिमाग सही से काम नहीं करेगा, और दिमाग सही से काम नहीं करेगा तो उसको एक बीमारी क्रिएट हो जाता है, उस बीमारी का नाम है एनॉक्सिया। जैसे आपको क्या होता है, आपको सब चीज पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, पर चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे, पता है यहाँ पे सामने खाई है, आगे नहीं जाना है, क्लियर है, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर भी चले जाएंगे आगे। या सामने दवाई रहेगा, खाना है, पता है कि दवाई खाना है, लेकिन खा नहीं पाएंगे, ठीक है। अरे तू बोलता है ना कभी दिमाग नहीं काम करता तो बोलता सांस लो सांस छोड़ो ताकि दिमाग थोड़ा काम करे। आपके दिमाग को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो उससे एक बीमारी डेवलप हो जाता है जिसको कहते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया कमी किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। पानी नीचे जाएगा हाई प्रेशर में, तो ठीक हो जाएगा। हाँ तो फिर हो जाएगा, अभी उसके बारे में भी बताएंगे, उसमें भी एक प्रॉब्लम आएगा। हम लोग को सब चीज लिमिट में चाहिए, कोई भी चीज ज्यादा नहीं चाहिए, कोई भी चीज कम नहीं चाहिए। हाँ जमीनी पे ही, ठीक है, बताएंगे। अभी समुद्र के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, देखो अभी इसके लिए लिखेंगे फॉर पीपुल लिविंग एट, हम लोग जाते हैं तो दिक्कत होता है, जैसे वैष्णो देवी जा रहे चाहे कहीं पे, तो हम लोगों को दिक्कत आता है हफनी उफनी, लेकिन वहां का जो लोग है वो लोग दिखना आदमी को ले लेके चलने लगता है। क्यों, क्योंकि उसका लंग्स लीवर उस तरह से काम करने लगता है, माहौल को क्रिएट कर लेता है, वो जान जाता है कि कैसे करना है, ठीक है। तो फॉर पीपुल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबिंग एट हाई एल्टीट्यूड, वहां पे भी आपका हेनरीज लॉ यूज होता है। और यहाँ पे अगर आपको दिक्कत आता है तो एक ऐसा पूछता है एनॉक्सिया, बायो वाले बच्चे थोड़ा जानते भी होंगे, एनॉक्सिया, एनॉक्सिया का एक बीमारी है जो किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन।
अरे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से होता है, क्या होता है बताओ? यहाँ पे ब्रेन डू नॉट वर्क प्रोपरली, बात नहीं करो यार, ब्रेन डू नॉट वर्क प्रोपरली, कुछ डाउट है तो पूछो। ब्रेन डू नॉट वर्क प्रोपरली, एनॉक्सिया की वजह से दिमाग सही से काम नहीं करेगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो वो पॉइंट को हम लोग कवर अप करते चलेंगे। एक मूवी आया तो उसका नाम हम भूल गए यार, क्या तो था, अमिताभ बच्चन था उसमें, केवल ये याद है। बूढ़ा लोग माउंटेन क्लाइंब करने गया था तो उसको भी बीमारी था, सामने दवाई था लेकिन खा नहीं पा रहा था, क्या था? हाँ, ऊंचाई, ऊंचाई ही था। ठीक है, तो वो एनॉक्सिया का लक्षण है। ठीक है, और चले आगे, पार कर रहे हैं ना, लिख लिए हैं। देखो कोई बोल रहा था अगर नीचे चले जाए, नीचे कहाँ जाएंगे? पृथ्वी को कोड़ के तो नहीं घुसेंगे, ठीक है, समुद्र की तरफ जाएंगे। देखिए ये स्कूबा डाइविंग कहते हैं ना, जो समुद्र की ज्यादा गहराई के अंदर या डीप सी के अंदर डाइव करता है। अरे देखो अभी ये ऊपर लेटा हुआ है मान लो, ठीक है, तो इस पे क्या है? इस पे भी नॉर्मल ही लग रहा होगा, ज्यादा कुछ खास प्रेशर नहीं है। ऊपर में अभी क्या है? ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, मान लीजिए ये सबसे नीचे आ गया, ठीक है, अरे देख लो मत करो भाई, देखो इधर, अरे इधर जा गया है, तो ऊपर से क्या होगा? पानी का वजन ढेर सारा लगेगा, सोच पा रहे हैं? तो इस पे प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा नहीं लगने लगेगा। अब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ऐसे करके नहीं घुस जाता है सीधा सीधा, देखना क्या करता है, एक ऊपर में अपने ऊपर लेके जाता है ना, ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लेके जाता है यार। इतना भी सांस नहीं लेके चले जाएंगे कि सीधा सीधा नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है, उतना नहीं है कैपेसिटी। तो देखिए ये क्या करता है, एक सिलेंडर लेके जाते हैं। सिलेंडर में क्या क्या रहता है पता है? पहले जो हम पहले का बात करते हैं, जैसे एटमोस्फेयर में क्या क्या गैसेस रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब रहता है। तो पहले क्या लेते जाते थे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दोनों लेके जाते थे, ठीक है, क्योंकि आपको एटमॉस्फेरिक जैसा क्रिएट रहे। ऑक्सीजन जरूरत होता है हमारे बॉडी को, नाइट्रोजन आपको बस सराउंडिंग को मेंटेन करने के लिए रख देता है। तो जैसे पहले जाता था ना, तो ये नीचे तो चला जाता था। तो अभी क्या होगा? देखो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होगा, ध्यान से सुनो, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी ज्यादा गैसेस इस बच्चे का बॉडी में या इसका इंसान का बॉडी में घुल जाएगा। और फिर जैसे जैसे ही ऊपर आएगा, अगर सडन ऊपर आ गया तो बताओ, अचानक प्रेशर बहुत हाई था और फिर जैसे ही ऊपर आया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। प्रेशर लो हो गया तो प्रेशर अगर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? घटना चाहिए, यानी इसका बॉडी से अचानक से गैस निकलने का कोशिश करेगा। जितना गैस डिसॉल्व हो गया होगा वेन्स, मसल्स में, जहां पे भी डिसॉल्व हुआ होगा, वो अचानक से क्या करना चाहेगा? निकलना चाहेगा। और ब्लड के अंदर आपको मालूम होगा एकदम माइन्यूट स्केल पे जाए सेल में, तो उसमें कैसा होता है? कैपिलरी टाइप का ऐसा रहता है, एकदम माइन्यूट माइन्यूट। अब जैसे गैस यहाँ पे आ जाएगा तो मान लीजिए इसको क्या कर देगा? गैस अगर स्पीड में निकलना चाहेगा तो बबल्स क्रिएट करता है। कोई भी गैस अगर स्पीड में निकलेगा तो क्या करेगा? यहाँ पे बबल्स आ जाएगा, ठीक है। कैपिलरी के अंदर अगर बबल्स बन गया तो क्या होगा? ब्लड को फ्लो करने में भी क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। और उसकी अगर फ्लो नहीं होगा तो क्या करेगा? अचानक से प्रेशर क्रिएट करेगा और आपके बॉडी में अचानक से बहुत सारा पेन होगा। अगर कोई स्कूबा डाइविंग करके आता था पहले, तो O2 और N2 नीचे से सीधा ऊपर आया तो क्या करेगा? सारा गैस रिलीज होना चाहता था। तो सारा गैस अगर रिलीज होना चाहेगा तो कैपिलरी को क्या कर देता था? ब्लॉक कर देता था। और कैपिलरी ब्लॉक होने से आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, बैक पेन हो जाएगा, नी पेन हो जाएगा। खाली गए हैं नीचे और ऊपर आए हैं, सब सिलेंडर विलेंडर लेके गए हैं। ऑक्सीजन को तो दिक्कत नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे किस चीज का दिक्कत आ रहा था? कैपिलरी ब्लॉक हो गया तो बहुत ज्यादा, और समटाइम्स तो डेथ भी हो जाता था। डेथ का परसेंटेज कम है लेकिन ये होता था। अरे सारा चीज तो ब्लड का खेल है ना। तो देखिए अब उतना हम लोगों को तो नहीं करना है, तो इसको रोकने के लिए क्या किया? तुम लोग खुश हो जा रहा है, ठीक है, उसको रोकने के लिए हीलियम गैस ऐड करते गया। अब हम लोग चाहते थे कि अब ऐसा ना हो। अरे तो इसको लिए क्या करता है? इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता था। और इनर्ट एटमॉस्फेयर किससे क्रिएट करता था? अब के जो सिलेंडर रहता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो रहता ही रहता है, साथ साथ इसमें हीलियम गैस भी रख देता है, ठीक है। तो आपका सिलेंडर में जो भी रहेगा उसमें हीलियम गैसेस भी रहता है। तो अब जाके ये पेन वाला प्रॉब्लम हट गया है। तो थोड़ा सा नॉलेज रखिएगा वही हेनरीज का, तो थोड़ा काम बनते जाएगा, क्योंकि इनर्ट है ना, रिएक्शन नहीं करने का जाएगा। और इस बीमारी का नाम क्या होता था? जो सडन पेन होता था ना, उसको कहते थे बेंड, BENDS, बेंड्स। जो थर्ड एप्लीकेशन इसका लिख लीजिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इन स्कूबा डाइविंग, इन स्कूबा डाइविंग यहां पे भी एक पेन होता था जिसको कहते थे बेंड्स। बेंड्स क्यों होता था? ड्यू टू सडन चेंज इन प्रेशर। प्रेशर का सडन चेंज होता था, इसलिए इंसान को बोला जाता है, जैसे कहीं पे भी जा भी रहे हैं ना, अगर स्कूबा डाइविंग भी कर रहे हो तो धीरे धीरे नीचे जाइए और धीरे धीरे ऊपर आइए, ताकि गैसेस निकल भी पाए आसानी से और गैसेस डिसॉल्व भी हो पाए आसानी से। ये नहीं कि तुरंत नीचे गए तुरंत आ गए ऊपर, ठीक है। तो वहां पे दिक्कत आता है, तो इसलिए कोई भी चीज बोला जाता है कि स्लो स्लो किया जाए, तो ड्यू टू सडन चेंज इन प्रेशर।
इसमें क्या हो जाता है भाई, बेंड्स क्यों होता है, तो ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरी, ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेस पेन, यहां पे एक्सेस पेन होता है, डेथ होता है कभी कभी, तो उतना हम नहीं लेके चलेंगे। तो ये सब आप कुछ लिख सकते हैं एप्लीकेशन में। लंग्स में भी यूज हो रहा है, ठीक है, लंग्स में भी प्रेशर का यूज है। तो ये बेसिक सा पॉइंट्स है हेनरीज लॉ, आपको इतना पॉइंट पता रहेगा तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और नहीं छूटेगा तो क्वेश्चन देते हैं। चले आगे ना, एक सवाल बनाओ भाई, क्वेश्चन समझो। इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर, पहले सवाल पढ़ना है, हेनरीज लॉ तब लगाइएगा जब गैस इन लिक्विड हो। तो देखो साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ पे तो व्हाइट से दिखेगा नहीं, देखिए N2 गैस है ना, गैस है, और दूसरा क्या बोल रहा है, वाटर। वाटर क्या है आपका, वाटर आपका लिक्विड है। तो गैस इन लिक्विड के लिए याद रखिएगा कि हमको हेनरीज लॉ का सवाल है, गैस इन लिक्विड, गैस है ना और वाटर है। तो इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स, मतलब आपको क्या निकालना है, मिलीमोल्स ऑफ N2, मतलब आपको N2 का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। क्लियर है। आगे देखिए, विच वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यहाँ पे दिया हुआ है 1 लीटर पानी है। अच्छा 1 लीटर पानी में कितना मोल्स होता है, हम लोग पढ़े थे 55.55 मोल्स, यानी N1 का वैल्यू गिवन है वो है क्या, 55.55 मोल। अरे ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। N1 का वैल्यू पता है, N2 का वैल्यू निकालना है। एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट्स अ, देखो N2 गैस है ना, एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। ये बता चुका है कि प्रेशर यानी P2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.987 बार। कोई दिक्कत है यहां तक। गिवन डेट हेनरीज कांस्टेंट इज, हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना दिया हुआ है देखिए, यानी KH का वैल्यू दिया हुआ है 76.48 के बार, मतलब किलो बार। P2 का वैल्यू पता है, KH का वैल्यू पता है, N1 का वैल्यू पता है, आपको सिर्फ N2 निकालना, निकाल के दिखाओ। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है भाई, अप्रोक्सीमेशन यूज कर लीजिए। 0.987 को 1 मान लो, तुम लोग अपना सॉल्व करते रहो, मैं भी कर रहा हूँ। हेनरीज लॉ हम लोग को पता है, P2 बराबर KH इंटू X2 होता था, पर हम X2 वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, N2/N1 वाला, ठीक है। P2 की जगह क्या लिख दे रहे हैं, देखो हम बार बार 0.987 नहीं लिखने जा रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं 1 बार की जगह बार। आप लोग बहुत लोग गलती किए होंगे, क्या गलती किए होंगे बताते हैं आपको, किलो को चेंज नहीं किए होंगे। देखो यहां पे क्या आ जाएगा 76.48, किलो का मतलब क्या होता है 1000 बार। N2 तो कट जाएगा ना यार, N2 का वैल्यू कितना है, N2 का वैल्यू तो निकालना है, और N1 का वैल्यू कितना है 55.55, तो 55.5 ही मान लेते हैं, कर सकते हैं ना। N2 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, देखिए बार से बार कटेगा और ये वाला चला जाएगा उधर, सॉल्व कर लो। तो 1/76.48 को हम क्या मान ले रहे हैं, 76.5 ही मान ले रहे हैं। नीचे में क्या आ जाएगा बताओ, 1000, और ये 55.55 ऊपर भेज देंगे, तो ये 55.5, और इधर क्या आ जाएगा N2, कह सकते हैं। देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अच्छा ये वाला 1000 को अगर ऊपर भेजिएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 555/765 इंटू 10 का पावर -3। अपने आप यूनिट भी आ गया होगा, देखिए ना यूनिट क्या आया होगा, यहाँ पे ये मोल्स में होगा ना, अरे 55.55 मोल्स होगा। अगर ये इधर जाएगा तो ये क्या अच्छी भी यूनिट आ रहा होगा, मोल्स ही में आ रहा होगा ना। देखो थोड़ा सा इधर, अब देखो 10 का पावर -3 मोल को क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, 10 का पावर -3 मोल है ना, इसको क्या कहते हैं, 10 का पावर -3 को कहते थे मिली, याद है। 10 का पावर -3 के लिए वर्ड यूज होता था मिली, और मोल की जगह तो इसका आंसर क्या बोल देंगे, मिली मोल। यानी 10 का पावर -3 मोल को हम लोग क्या बोल देंगे, मिली मोल। और इसको सॉल्व कर दो भाई, 555 और 765, 5 का टेबल में 1 1 1 आएगा, 5 का टेबल में 1 बार में 2 5 25, फिर 3 153, और कटेगा 3 5 3 8 और 1 9, ये कट जाएगा 3 का टेबल में, 3 का टेबल में 3 बार में 9 7, और ये आ जाएगा 5 1 51/37, 5 6 7 3 10, नहीं कटेगा। इसको डिवाइड कर दो, पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 का टेबल में 7 5 35 होता है ना, तो 0.7 समथिंग आ जाएगा ना, 7 335 0.7 समथिंग आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 0.7 मिलीमोल, बस। और क्या, और आगे आएगा पर उतना कैलकुलेशन हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं ना। तो कैलकुलेशन में कैलकुलेटर यूज मत करिए, अपना
अप्रोक्सीमेशन ये सब यूज कर लीजिए। तो आंसर पूछ रहा था तो आंसर ऐसा बोल देना था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करने आना चाहिए। 10 का पावर -3 को कहते हैं मिली। मिली के टाइम फिर वहां पर दैट मोल में भी लिख सकते हाँ मोल में भी लिख सकते हैं, पर सवाल में आप देखिए ना मिली मोल पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, देखो क्या पूछा था, हाउ मेनी मिली मोल्स, तो मिली मोल्स पूछा है तो 0.7 मिली मोल बोलना होगा। ये भी अच्छा सवाल है। मोलालिटी दिया हुआ है, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा। हाँ एसटीपी तो 1 ATM मान के चलिए। अरे एसटीपी देखो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, देखो घर में करते रहना, हम बताते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोलालिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.195 m, ठीक है। अरे भाई इधर देख लो, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो H2S गैस को किस में डिसॉल्व किया गया है, पानी में। तो ये भी गैस है और ये पानी का सवाल है, यानी KH वाला सवाल है, चाहे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो पता चल जाएगा हेनरीज का सवाल है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही वाला फॉर्मूला है। अच्छा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर आपको स्टैंडर्ड पता होगा 1 ATM, और इसको पता है, वेरी गुड। और 1 ATM को ही कन्वर्ट करिएगा ना बार में, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 बार ही आता है, या इसको एग्जैक्ट वैल्यू बात करेंगे तो 0.987 बार आता है। तो आप इतना याद नहीं रखिएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे 1 ATM बोल दीजिए, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे 1 बार ही ले लीजिएगा, क्लियर है। अरे 0.987 करने का जरूरत नहीं है, 1 ही याद रखिएगा, 1 ATM या फिर 1 बार। तो P2 का वैल्यू तो दिया हुआ है ना आपको। अब आपको क्या चाहिए, देखिए यहां से M से क्या दिया हुआ है, M का वैल्यू याद है होगा, मोलालिटी कहते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसमें होता था, kg में। यानी इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.195 मोल, और नीचे में क्या आएगा पर kg बोलते थे। तो देखिए यानी यहां से क्या बोल रहा है, N2 का वैल्यू दिया हुआ है, आप रिलेट करोगे तो N2 का वैल्यू है आपका 0.195 मोल। कोई दिक्कत है, 0.195, और 1 kg क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, यानी मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 1 kg, क्लियर है। और वाटर का डेंसिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है। तो आप यहां से अगर वॉल्यूम निकालिएगा भी ना, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बताओ, वॉल्यूम अगर निकालिएगा ना तो ये 1 लीटर ही आएगा, निकाल सकते हैं ना। अरे मास बाई वॉल्यूम कर लेंगे, मास पता ही है 1 kg, तो मास को अगर डालोगे कर ही देते हैं। यहां तक दिक्कत है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 1 kg, डेंसिटी पता है ना पानी का क्या होता है 1 ग्राम पर ml। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है W/V, ये वैल्यू कितना है 1 ग्राम पर ml। W की जगह क्या डालिएगा 1 kg, तो 1 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इधर ग्राम है ना, तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय V, यहाँ पे 1 ग्राम ml, ग्राम से ग्राम कटेगा, इसको सॉल्व करिएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका 1000 ml। 1000 ml कहने का मतलब क्या, 1 लीटर कह सकते हैं ना, वॉल्यूम 1 लीटर है, और 1 लीटर में कितना आता है नंबर ऑफ मोल्स 55.55, क्लियर है। यहाँ पे छुपा के दे दिया है, देख लीजिए 1 kg होता है, और 1 kg में कितना आता है 1 लीटर आ रहा है, देखिए सामने कर दिए। और 1 लीटर पानी में कितना मोल्स होता है, ये आपको इससे पहले वाला भी सवाल में आया था 55.55। तो देखो N2 का भी वैल्यू पता है, N1 का भी वैल्यू पता है, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए P2 बराबर, घर में करते रहिएगा, हम बता रहे हैं KH N2/N1। देखो P2 का वैल्यू पता है, N2 का वैल्यू पता है, N1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, KH का वैल्यू निकल जाएगा, इसको लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आंसर आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। चले एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लीजिए, इसको लिख लो, किसी को कुछ लिखना चाहते हो तो लिख। एक एक टॉपिक खत्म करेंगे ना, चाहे वो पहले हो चाहे बाद हो, 10 मिनट लेट हो 15 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं रखिएगा। धीरे धीरे ड्यूरेशन और बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे ना तो और बढ़ाते जाएंगे, 1.5 घंटे तक ले जाएंगे। हेनरीज खत्म कर देंगे, घर में बैठ के और कुछ सवाल बना लीजिए। पानी का मोल्स याद रखिए, 1 लीटर जब भी दिया रहेगा तो उसमें 55.55 होता है, कैसे आ रहा है वो देख लीजिए। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के लगेगा कि क्या पूछा है नहीं पूछा है पता नहीं चलेगा, तो छोटा छोटा सा डेटा है उसको समझना पड़ेगा। ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, जिसका क्लास छोटा है ना वो देख भी लेना, समझ पा रहे हैं, यूट्यूब पे सारा पड़ा हुआ है, सेम चीज है, रिकॉर्ड जो हुआ है उसी को देख लेना। चलें आगे, एक लास्ट सवाल है, इसको बनाओ। हेनरीज लॉ कांस्टेंट CO2 गैस इन वाटर इज इतना, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 गैस इन 500 ml। KH का वैल्यू दिया हुआ है, क्वांटिटी निकालना है, मतलब मोल्स निकाल लीजिए, N2 का वैल्यू निकालने पूछा है, P2 दिया हुआ है। ये भी तो ठीक क्वेश्चन, इसको ट्राई करो तो एक बार खुद से। क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूँ, किसी को दिखता नहीं है तो। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 गैस इन वाटर, यानी KH का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.67, 10 का पावर 8 पास्कल। टेम्परेचर का कोई खास यूज नहीं है, तो टेम्परेचर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 गैस, क्वांटिटी को मास में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल्स में भी निकल सकते हैं, तो क्वांटिटी को हम लोग को जनरली समझेंगे, मास पूछ रहा है किसका, CO2 गैस है ना, यानी मास ऑफ CO2 गैस पूछ रहा है, यानी W2 का वैल्यू पूछा गया है। तो W2 निकालने से पहले N2 निकाल लीजिएगा, तो N2 निकल जाएगा तो W2 अपने आप निकल जाएगा,
इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी देख लो यहाँ पे दिया हुआ है 500 ml वाटर का, यानी हम लोग को V1 दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है 500 ml। तो 500 ml का मतलब आधा लीटर। अब आधा लीटर में कितना मोल होगा? 55.55/2 मोल्स। कर सकते हैं ना? तो देखो N1 का वैल्यू पता चल जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना है? N1 का वैल्यू है। व्हेन पैक्ड अंडर, P2 का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 ATM। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, P2 बराबर KH N2/N1। P2 का वैल्यू दिया हुआ है, KH का वैल्यू दिया हुआ है, N2 का वैल्यू निकल जाएगा, N1 का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर है? N2 का वैल्यू यहां से निकलेगा या नहीं निकलेगा भाई? अरे P2 का वैल्यू दिया हुआ है, ATM में ही रहने दीजिए। अच्छा नहीं रह सकते हैं ना, यहाँ पास्कल है। 1 ATM बराबर पता है कितने होता है? 1 ATM बराबर 10 का पावर 5 पास्कल होता है। 1 ATM बराबर 10, क्योंकि कटना चाहिए ना, KH का वैल्यू पास्कल में है। कर देते हैं, हम ही सॉल्व कर देते हैं। देखो P2 की जगह क्या लिखेंगे? 2.5 ATM है ना, ATM को ATM में नहीं रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे पास्कल था ना, तो ATM को पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का पावर 5 पास्कल आ जाएगा। KH का वैल्यू कितना है? 1.67 10 का पावर 8 पास्कल। देखो पास्कल से पास्कल कटेगा ना भाई। और फिर उसके बाद यहाँ है N2, तो N2 का वैल्यू तो निकालना ही है, और N1 की जगह क्या ले लीजिएगा? इसको आधा कर दो ना, कितना आएगा भाई आधा? 2 7, ये 1 5, 7 जाएगा तो 27.8 मान लेते हैं ना, 27.8 मान लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? N2 का वैल्यू आ जाएगा, N2 का वैल्यू आ जाएगा जो भी आएगा, और इसको क्या करिएगा? मास बाई मूलर मास। अब मूलर मास CO2 का निकाल लेंगे ना, 12 और 32 44, तो मास बाई मूलर मास करेंगे तो 44 आ जाएगा। यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा? W2। N2 का जो भी वैल्यू आएगा उसको 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कर सकते हैं, देख लो 44 से क्यों करेंगे? क्योंकि मूलर मास CO2 का कितना होता है? 44। पढ़े हैं ना? अरे मूलर मास यानी इसी को कह रहे हैं M2 बोले तो मूलर मास ऑफ CO2, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 32 ना, इसका आएगा 12 और 16 16 32। इसको सॉल्व करिएगा तो 44 ग्राम पर मोल। इसलिए देखिए N2 के लिए लिखेंगे तो मास बाई मूलर मास। कर लेना घर में भाई, यही है। कर सकते हैं ना, कैलकुलेटर का यूज करना है तो घर में करते रहना, या फिर आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करो। करके दिखाएं क्या? सॉल्व कर लेंगे ना यहाँ तक तो? बस इतना ही रखते हैं, आज ऑलरेडी ज्यादा ले लिए हैं। यहाँ पे जाके आपका हेनरीज लॉ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो हेनरीज लॉ को ध्यान रख लेना भाई।